हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रचना, पद। शब्द रचना के आधार कौन कौन से हैं और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस पर आज हम ध्यान देंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और शब्द रचना को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये जो शब्द है यह वर्णों के सार्थक मेल से होता है, जैसे कमल, कमल। इसमें 3 वर्ड हैं आपके क, म और ल। इनका मेल हुआ, जैसे क प्लस म प्लस ल, और आपका जो है शब्द बन गया कमल। अब ये इस बात को आप समझेंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को क्यों बुलाए, क्योंकि अगर हम इसको मकल, तो ये कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वर्णों का मेल तो है लेकिन यह सार्थक मेल नहीं है। इसलिए वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। एक और हेडिंग इसमें छूट गई है आपकी, पद। इसे आप देख लेंगे, पद किसे कहते हैं। जब कोई, जैसे कमल, कमल खिलता है, कमल खिलता है, तो यदि कमल अलग लिखा है या खिलता अलग लिखा है, खिलता, तो ये आपके शब्द हुए। लेकिन अगर यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो गए तो ये प्रत्येक शब्द क्या बन गए, इन्होंने पद का रूप ले लिया और ये शब्द जो है ये पद बन गए। तो यही फर्क है शब्द में और पद में। शब्द रचना जो है, इसके तो शब्द रचना के कई आधार हैं, कई इसके प्रकार हैं। इसे एक एक को हम समझेंगे कि शब्द रचना किस तरीके से होता है। शब्द रचना उपसर्गों के द्वारा भी होता है, प्रत्यय के द्वारा भी होता है, संधि के द्वारा भी होता है और समास के भी द्वारा होता है। उपसर्ग में शब्दांश प्रारंभ में लगते हैं किसी शब्द में, जैसे अव प्लस गुड़, और आपका शब्द बन गया अवगुड़। इसमें अव जो है आपका उपसर्ग है। इसी तरह से प्रत्यय, प्रत्यय में जैसे प्रत्यय में कोई भी शब्द लेंगे, जैसे लड़ प्लस आई, आई प्रत्यय इसमें लग गया और आपका शब्द बन गया लड़ाई, लड़ाई। लड़ प्लस आई, शब्द बन गया लड़ाई। तो आई क्या है, प्रत्यय है और यह शब्दांश है और यह जो है शब्द के अंत में लगता है। संधि का नियम तो हम पढ़ चुके हैं। संधि में 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि द्वारा भी हम देख लेंगे, जैसे उत प्लस नयन। यहाँ जो है व्यंजन संधि है, तो जो है न में बदल गया और आपका ये शब्द बन गया उन्नयन। तो संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं और संधि के द्वारा इस तरह से शब्द रचना होती है। समास में क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है।
समास में शब्दों का संक्षेपीकरण होता है, जैसे विद्या का आलय, विद्या का आलय विद्यालय। पुस्तक का आलय पुस्तकालय, हिम का आलय हिमालय। 10 हैं आनन जिसके, दशानन। ये सब जो है शब्द समास के द्वारा बनते हैं। आगे हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। शब्दों के वर्गीकरण में ये आप देखें, ध्यान देंगे। शब्दों के वर्गीकरण में आपका पहला है उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। आपका दूसरा है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। आपका तीसरा है इसमें अर्थ के आधार पर। और चौथा है प्रयोग, व्याकरण या रूप के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आपके 5 तरह के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर आपके 3 इसके प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर भी आपके 5 हैं, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विलोमार्थक, समश्रुति, भिन्नार्थक। और प्रयोग, व्याकरण, रूप के आधार पर आपके 2 प्रकार हैं। एक तो आपका विकारी है और दूसरा अविकारी है। विकारी के भी आपके 4 भाग हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से आप एक डायग्राम हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, एक एक को देखते हैं। पहला, सबसे पहला है वर्गीकरण उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। तो पहले हम इसे देखेंगे। यहाँ देखें, यहाँ पर उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण में सबसे पहले आपका आएगा तत्सम शब्द। जो ये आपका तत्सम शब्द है यह संस्कृत का ही शब्द है, और ये संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गया है। यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे संस्कृत के शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, हस्त, वानर, मयूर, सूर्य, ये आपका मयूर होगा, बड़ा वो होगा। सूर्य, गृह, दंत, मुख, ओष्ठ। ये जो शब्द क्या हैं? आपके संस्कृत के शब्द हैं और ये ज्यों का त्यों आ गए हैं। और तत्सम शब्द क्या है? ये संस्कृत का ही बदला हुआ रूप है। कैसे बदला? पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अवहट। मतलब इन सब प्रोसेस से गुजर करके जो अग्नि है वो तद्भव के रूप में चेंज हो करके और क्या बन गई? आग बन गई। ये जो अग्नि है यह पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट का प्रोसेस पार करते हुए जब हिंदी में पहुंची तो ये अग्नि शब्द आग हो गया। उसी तरह से हस्त जो है हाथ हो गया, वानर जो है बंदर हो गया, मयूर जो है मोर हो गया। तो संस्कृत का बदला हुआ रूप जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत का ही से ही बदल करके हिंदी में आए हैं। इसमें अगला आपका है, अगली हेडिंग है देशज शब्द।
देशज शब्द जो होते हैं वह क्षेत्रीय बोली या भाषा से उत्पन्न होते हैं, क्षेत्रीय बोली या भाषा से उत्पन्न होते हैं जैसे, और ये सुविधा के अनुसार लोगों ने इन्हें बना लिया, जैसे लोटा, खटिया, डिबिया, खिड़की, जूता, पेट, पगड़ी, चिड़िया इत्यादि। ये जो शब्द क्या हैं, देशज शब्द हैं। इसमें अगला है आपका विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या हुआ, जो विदेशी हमारे देश में आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, चीनी आए या तुर्की आए, अरबी आए, जो लोग भी आए उन्होंने उनके संपर्क में जो है अरबी भाषा, तुर्की, जापानी ये जो शब्द हैं हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे और यह हिंदी भाषा में ही रह गए और आज भी ये प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी संपर्क द्वारा हिंदी भाषा में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी, चीनी, उर्दू, अंग्रेजी इत्यादि। इसमें अगली हेडिंग है हमारी संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द हैं जो कि दो भाषाओं के शब्द हैं, दो भाषाओं के शब्द हैं, जैसे सिनेमा घर। सिनेमा घर में सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का, तो ये हो गए ना आपके दो भाषाओं के शब्द, इसलिए संकर शब्द कहलाते हैं। ये टिकट घर, इसमें भी देखो आप हिंदी और अंग्रेजी है। छायादार, इसमें हिंदी और फारसी है। इस तरह से ये जो शब्द हैं ये संकर शब्द हैं क्योंकि ये दो भाषाओं के शब्द हैं। तो हमने इसमें देख लिया उत्पत्ति या इतिहास या स्रोत के आधार पे हमने देखा कि इसमें जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द कौन कौन से हैं। तत्सम संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव संस्कृत का ही बदला हुआ रूप है, देशज जो है क्षेत्रीय भाषा या बोली से प्रभावित है, विदेशज शब्द जो है विदेशियों के संपर्क द्वारा भारत में आए हैं, और जो संकर शब्द हैं ये जो है दो भाषाओं से बने हुए शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए आपके विदेशी शब्द हैं जो कि अलमारी, औलाद, तमाशा, कुर्की, बावर्ची। बावर्ची देखिए तुर्की शब्द है। ये आपका है रिक्शा, सायोनारा। सायोनारा आपका जो है, सायोनारा कहाँ से आया, पुर्तगाल से आया या जापान से आया। चीनी, चाय, लीची ये सब आपका चीन से आया है। सिनेमा आपका अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया है। तो इस तरह से ये आपके इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे आप शब्दों को आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है रचना बनावट। रचना बनावट, रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर एक एक को हम देखते हैं, समझते हैं। इसका जो रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर इनके तीन प्रकार हैं। ये आपका है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये आपके तीन हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो रूढ़ शब्द हैं वो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त है, मतलब अपने अर्थ के लिए पॉपुलर है, लेकिन इनके टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हमें देखिए बैल, उदाहरण लेते हैं। बैल को हम तोड़ेंगे तो हमें क्या, ये बै का क्या अर्थ होगा और ल का क्या अर्थ होगा, अलग अलग करने पे इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये आपका जैसे है दांत, इसको भी हम अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि विशेष अर्थ रखते हुए जो रूढ़ शब्द हैं विशेष अर्थ तो रखते हैं, लेकिन इनके टुकड़े करने के बाद इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो यौगिक शब्द हैं, यौगिक शब्द में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। जो यौगिक शब्द हैं दो या दो से अधिक शब्दों से बनेंगे या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं।
जैसे ये देखिए, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। जो यौगिक शब्द हैं, यही शब्द जो है 4 तरीके से बनते हैं, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और संधि द्वारा और समास द्वारा। मैंने पहले इन्हें बता भी दिया है कि किस प्रकार से जो है ये शब्द यौगिक बनते हैं। विद्यालय मतलब विद्यालय, ये देखिए आपका संधि के द्वारा बन रहा है शब्द। पाठशाला, पाठशाला मतलब पढ़ने के लिए जो शाला है उसे हम क्या कहेंगे, पाठशाला। डाकघर, डाक के लिए घर, डाकघर, ये समास के द्वारा बना हुआ शब्द है। इस तरह से यौगिक शब्द जो है इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, टुकड़े करने के बाद भी ये अर्थ रखते हैं, और ये जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर के बनते हैं। और योग रूढ़ अगला है इसमें, योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ ये जो है शब्द रचना में तो यौगिक की तरह होते हैं, लेकिन विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये जो योग रूढ़ शब्द हैं शब्द रचना में यौगिक की तरह होंगे, लेकिन इनका जो है विशेष रूप होगा। जैसे देखिए, पंकज, पंकज क्या है? पंकज जो है कमल को कहते हैं। देखिए इसका विशेष अर्थ है। दशानन, दशानन किसको कहते हैं? दस है आनंद जिसके, यानी रावण, रावण को कहते हैं। ये भी विशेष अर्थ प्रकट करता है। नीलकंठ, नीलकंठ किसको इंगित करता है? भगवान शिव को। गजानन किसको करता है? कमल नयन किसे करता है? कमल नयन। गजानन गणेश भगवान को कमल नयन। कमल जैसे नयन वाले कौन से हैं? भगवान राम और विष्णु। तो इस तरह से शब्द रचना में, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर आपके 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ ऐसे हैं जो परंपरा से विशेष अर्थ रखते हुए भी इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द जो है 2 या 2 से अधिक शब्दांशों से या शब्दों से मिलकर बनते हैं। योग रूढ़ शब्द हैं जो शब्द रचना में तो यौगिक की तरह होते हैं, किंतु इनका विशेष अर्थ होता है, ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अब अगला आधार हम देखते हैं। अगला आधार है 3 नंबर का, ये जो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द जो है 2 प्रकार के हैं, तो सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक और निरर्थक में क्या फ़र्क है? सार्थक जो होगा जैसे आपका पानी, और इसी का निरर्थक शब्द होगा वाणी, पानी वानी। रोटी, रोटी शोटी। तो पढ़ेंगे तो हम पानी को ना, या रोटी को। वाणी और सोटी, ये तो व्याकरण में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि निरर्थक को कट कर देंगे और हम जो सार्थक शब्द है इसको पढ़ेंगे। जो सार्थक शब्द कौन कौन से हैं आपका? एकार्थक जो कि एक अर्थ प्रकट करते हैं, अनेकार्थक जिनके अनेक अर्थ होते हैं, समान अर्थ यानी कि जो कि आपके पर्यायवाची शब्द हैं, विलोमार्थक मतलब जो विलोम शब्द हैं, समश्रुति भिन्नार्थक मतलब समान, सम मतलब समान, श्रुति मतलब सुनाई देने वाले, भिन्न मतलब अलग, अर्थक मतलब अर्थ देने वाले कि समान सुनाई देंगे लेकिन भिन्न अर्थ प्रदान करेंगे। तो ये आपके जो है 5 प्रकार किसके हुए? ये सार्थक शब्दों के 5 प्रकार हैं। एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विलोमार्थक और समश्रुति भिन्नार्थक। अब हम एक एक को देखते हैं, एक एक को देखते हैं। पहले हम देखते हैं एकार्थक शब्द को। एकार्थक जो शब्द हैं जो कि एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे रोटी, रोटी का एक ही अर्थ है। आपका गिलास, गिलास को गिलास के नाम से ही जानेंगे। आपका जैसे आपका दिन है बुधवार, बुधवार तो बुधवार को ही बुधवार कहेंगे। जैसे घड़ा, घड़ा है।
इस तरह के ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्द जो है एकार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेक अर्थ वाले जो शब्द हैं अनेकार्थक, इसका जो दूसरा है हेडिंग अनेकार्थक, इसमें जो है एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। यहाँ देखिए ये आपका है हार। हार कौन कौन सा है? हार पराजय को भी कहते हैं और गले की माला को भी कहते हैं। ये देखें आपका है अगला शब्द कनक। कनक गेहूं को भी कहेंगे, सोना को भी कहेंगे और धतूरे को भी कहेंगे। यानी कि जो कनक जो शब्द है इसके अनेक अर्थ हैं, गेहूं, सोना, धतूरा। यही आपका है अंबर। अंबर वस्त्र को भी कहते हैं और आकाश को भी कहते हैं। यानी कि इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द कहलाएंगे। अगली हेडिंग है हमारी समानार्थक शब्द। समान अर्थ प्रकट करने वाले जो पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, ये समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नयन, नयन का चक्षु, आँख, नेत्र, दृग, लोचन, यानी कि सब क्या है? नयन है, आँखों के ही रूप हैं। आकाश को अंबर, आसमान, शून्य, अंतरिक्ष आदि से जानेंगे। व्योम, जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो आपके समानार्थक शब्द हैं। विलोम शब्द, विलोमार्थक जो शब्द हैं ये आप उल्टा अर्थ जो प्रकट करते हैं, जैसे राजा का रानी, ऊपर का नीचे, आगे पीछे, हाँ उल्टा मतलब आगे पीछे, लाल हरा, मतलब जो भी अपोजिट अर्थ प्रकट करते हैं वे शब्द जो है विलोमार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। अब अगला इसमें जो लास्ट है, ये जो आपका अर्थ के आधार पर जो सार्थक शब्द है, इसका जो लास्ट है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति मैंने बता भी दिया था कि सुनने में तो समान लेकिन भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले। जैसे यहाँ देखेंगे ये है आपका अंश। अंश जो है कंधे को कहेंगे और अंश मीन्स भाग भी होता है। समान सुनाई दे रहा है, सुनने में तो सेम है लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। सुनने में समान, अर्थ में अलग। जैसे पर्यंत, पर्यंत और पर्यंक, पर्यंक, ये सुनने में भी समान लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये इसका अर्थ होगा तक और इसका अर्थ क्या होगा? पलंग। तो इस तरह से आपका अर्थ के आधार पर ये आपका खत्म हुआ। चौथा है इसमें रूप, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। ये आपका जो है शब्द की जो उत्पत्ति का आधार है ये आपका चौथा है। ये चौथा आपका आधार है रूप, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। दो आधार हैं इसके, विकारी और अविकारी। विकारी भी आपके चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और विकारी शब्दों की क्या पहचान है? लिंग और वचन के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। इनमें जो विकारी शब्द हैं इनमें लिंग वचन के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम ले लेंगे सर्वनाम का क्या है? उसका, और इसी को कर देंगे अगर स्त्रीलिंग करेंगे तो उसकी। और जो है ये आपका है जो क्रिया है दौड़ती है, इसको हम अगर इसको चेंज करेंगे तो दौड़ता है या दौड़ते हैं। अगर वचन में हम चेंज करेंगे यानी इनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। विशेषण में जैसे काला, काला को हम क्या कहेंगे? काली भी बना सकते हैं, ठीक है, काले भी बना सकते हैं। तो क्या हो रहा है? इनमें विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जो है ये शब्द क्या है? अविकारी शब्द हैं।
ये जो आपका अविकारी शब्द है इसके भी 4 भाग हैं, क्रिया विशेषण, उसके बाद है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये और इसका क्या मतलब है, लिंग वचन के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो अव्यय शब्द हैं वही जो है आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका क्या है, एक हम शब्द लेंगे क्रिया विशेषण का, जैसे वह धीरे धीरे, हटा करके देखते हैं, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, चलता है। अगर इसी हम वाक्य को चलता को हम चलती कर दे तो भी ये धीरे धीरे जो अविकारी शब्द हैं, अव्यय है, ये चेंज नहीं होगा, इसमें बदलाव नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, अविकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं। अब हम एक एक को हम देखेंगे, बाद में सबको पढ़ेंगे, जितने भी आपके हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर के आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये आपके एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विलोमार्थक, समश्रुति, भिन्नार्थक, विकारी, अविकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी में आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन सब को एक एक को हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और आपको मेरा पढ़ाना आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।